प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कौटिल्य का अर्थशास्त्र लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा। लेक्चर नंबर 29। अर्थात आज का जो लेक्चर है बेटा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने देखा है कि ज़्यादातर किताबों के अंतर्गत इसकी चर्चा भी नहीं की गई, जबकि यूपीएससी एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किया जाता है, विद्यार्थी इसका रॉन्ग आंसर देते हैं। इसलिए मैंने भरसक प्रयास किया है। देखो, मैं तो भरसक प्रयास करता हूँ कि मैं मेरे राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान की गहराई में, अंतः स्थल में, उसमें मैं तैरता हूँ, डूबता हूँ, गोते लगाता हूँ। किस लिए? जिससे कि मैं मेरे विद्यार्थियों को राजनीति विज्ञान को अच्छे से समझा सकूँ। क्योंकि मैं तो अरस्तु की तरह ये मानता हूँ कि राजनीति विज्ञान एक सर्वोच्च विज्ञान है, राजनीति विज्ञान एक स्वामी विज्ञान है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ही मैं प्रतिदिन एक लेक्चर अपलोड करता हूँ कि मैं एक सर्वोच्च विज्ञान को पढ़ा रहा हूँ, मैं एक स्वामी विज्ञान को पढ़ा रहा हूँ, और मैं अपने आप को एक विद्यार्थी ही मानता हूँ। मुझे महाविद्यालय में पढ़ाते हुए 27 वर्ष हो गए, लेकिन मैं अपने आप को एक विद्यार्थी मानता हूँ, और मैं जब तक जीवित रहूँगा तब तक विद्यार्थी ही रहूँगा। बेटा ध्यान दें, मैंने यहाँ लिखा है कौटिल्य अर्थशास्त्र और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, लेक्चर नंबर 29। अर्थात आज का जो टॉपिक है वो ये है कि कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में जो राज्य के कार्यों का व्यापक रूप में वर्णन किया है, इसके ऊपर हमने लेक्चर नंबर 28 में समझा दिया है कि कौटिल्य राज्य क्या कार्य बताएं। तो कौटिल्य राज्य के कार्यों का जो व्यापक रूप में वर्णन किया है, उसके आधार पर कह दिया जाता है, क्या कह दिया जाता है कि भाई कौटिल्य का जो राज्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य था। मतलब कौटिल्य का राज्य लोक कल्याणकारी राज्य था, ये कह दिया जाता है। अब हमें ये देखना है कि क्या वाकई कौटिल्य का जो राज्य है वो आधुनिक समय में जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है उसकी बराबरी का है। क्या कौटिल्य का राज्य वाकई लोक कल्याणकारी राज्य है? ये बात हमें समझनी है। बेटा ध्यान दें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा बेटा कि ये बात तो क्लियर हो गई क्या कि कौटिल्य की रचना का क्या नाम है? क्लियर है ये तो? क्या? अर्थशास्त्र। ठीक है बेटा। तो ये मतलब जैसे मैंने लिखा ना कौटिल्य अर्थशास्त्र और लोक कल्याणकारी राज्य का उदाहरण, इसका मतलब आपको यहाँ ये समझना है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मौजूद है या नहीं, ये बात समझनी है। मतलब आधुनिक समय में जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, क्या वही बात कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मौजूद है या नहीं, ये समझना है हमें। तो कौटिल्य की रचना का नाम अर्थशास्त्र है, और बेटा अर्थशास्त्र में कितने अधिकरण हैं? 15 अधिकरण हैं। यस बेटा, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो अर्थशास्त्र लिखा गया कौटिल्य के द्वारा, उससे पहले जितने भी राजनीति से संबंधित ग्रंथ लिखे गए थे, उन सब ग्रंथों का निचोड़, सारांश, सार, निष्कर्ष कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। अगर राजनीति विज्ञान का विद्यार्थी कौटिल्य के अर्थशास्त्र को, मूल अर्थशास्त्र को अच्छे से समझ ले, तो बेटा कौटिल्य से पीछे जो कुछ भी राजनीति शास्त्र के बारे में लिखा गया है उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं रहेगी। यस, मैंने स्वामी मनु की मनुस्मृति भी पढ़ी है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र भी पढ़ा है ना, प्लेटो की रिपब्लिक भी पढ़ी है, अरस्तु की पॉलिटिक्स भी पढ़ी है, लास्की का व्याकरण भी पढ़ा है, राजनीति का व्याकरण भी पढ़ा है। इसी के साथ में मैकियावली का जो है द प्रिंस भी पढ़ा है, हॉब्स का लेवियाथन भी पढ़ा है। चूँकि मेरी रुचि मूल ग्रंथों को पढ़ने में है, और मूल ग्रंथों को पढ़ करके उसके बाद में मेरे विद्यार्थियों को समझाता हूँ। बेटा मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपको कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को, जिनको मेरे यूट्यूब चैनल की जानकारी होगी, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। किसी को 1 रुपया देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं मेरे विद्यार्थियों के लिए ही प्रतिदिन इतनी मेहनत करता हूँ। ध्यान नहीं बेटा, और मैं राजनीति विज्ञान का संपूर्ण पाठ्यक्रम आपके सामने रख दूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। फिर भले ही आप बीए के विद्यार्थी हैं, एमए के विद्यार्थी हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी तैयारी कर रहे हैं, बशर्ते कि उसमें राजनीति विज्ञान का सिलेबस है, तो आप निसंकोच होकर के तैयारी कर सकते हैं। कोई संदेह की गुंजाइश नहीं होगी यहाँ। चलिए, और एक सूत्र मैं और देना चाहूँगा आज, इसकी शुरुआत करूँ उससे पहले बेटा, और इसको आपको अपने जीवन पर्यंत ध्यान रखना है। देखिएगा बेटा, भले ही आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, समझना बेटा, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो,
यूपीएससी की तैयारी कर रहे हों, कॉलेज लेक्चरर की तैयारी कर रहे हों, स्कूल लेक्चरर की तैयारी कर रहे हों, या फिर राज्य स्तर पर जो प्रशासनिक सेवाएं होती हैं उसकी तैयारी कर रहे हों, बेटा आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि आपने अपना जो लक्ष्य तय कर लिया है कि मुझे एसडीएम बनना है, कलेक्टर बनना है, कॉलेज प्रोफेसर बनना है, या फिर जो है अन्य कोई सेवाओं में जाना है, आपने तय कर लिया। इसका मतलब आपका विचार है ये कि मैं कलेक्टर बनूंगा, जिलाधीश बनूंगा, मैं कॉलेज व्याख्याता बनूंगा, प्रोफेसर बनूंगा, स्कूल व्याख्याता बनूंगा, प्रवक्ता बनूंगा, आपका विचार है। तो बेटा जो आपने तय कर लिया है इसका मतलब आपने विचार से तय किया है, और विचार से तय किया है तो उस विचार को फिर छोड़िएगा मत। क्यों? क्योंकि मानव अपने विचारों से ही निर्मित प्राणी है। मानव के जैसे विचार होते हैं वैसा ही वो बन जाता है। एक सूत्र दे रहा हूँ, नोट करेंगे, विचार ही वस्तु बन जाते हैं। नोट करें, विचार ही वस्तु बन जाते हैं। नोट करें, विचार ही वस्तु बन जाते हैं। आपका जैसा विचार होगा आप वैसे बन जाएंगे। अगर आप हमेशा ये कहेंगे मेरे को कर्जा हो गया, मुझे कर्जा हो गया, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ, तो आप ऐसे ही हो जाएंगे। और अगर आप हमेशा यही कहेंगे, परिस्थितियाँ भले अनुकूल ना हो तो भी आप कहिएगा मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं धनवान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं सम्मानित हूँ, मैं सम्मानित हूँ, मैं सम्मानित हूँ। मतलब देखो, आप जो चाहते हैं उसी चीज़ के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। जिस चीज़ को नहीं चाहते हैं उसके ऊपर ध्यान केंद्रित ना करें। अक्सर लोग करते क्या हैं, जिस चीज़ को नहीं चाहते उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और उनके साथ वैसा ही ज़्यादा होता है। आपको जो चाहिए उस पर ध्यान केंद्रित कीजिएगा। क्यों? क्योंकि ये एक प्रकार से आकर्षण का नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है, ऊपर से कोई वस्तु आप डालेंगे, ऊपर से कोई वस्तु डालेंगे तो वह वस्तु नीचे आएगी ही आएगी और उसको चोट लगेगी ही लगेगी, है ना। एक व्यक्ति को अगर आप छत पर से डालते हैं या वो छत पर से छलांग लगाता है तो निश्चित रूप में उसको चोट आएगी। अब इसमें अच्छे बुरे का कोई भेद नहीं होगा। ठीक इसी प्रकार से जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम होता है वैसे आकर्षण का नियम होता है। आप जैसा सोचेंगे वैसी ही परिस्थितियाँ, वैसी ही घटनाएं, वैसे ही लोग आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे। बेटा मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान दें। आप जैसा सोचेंगे, आपने तय कर लिया है कि मुझे तो आईएएस अधिकारी बनना है, मुझे एसडीएम बनना है, मुझे कॉलेज में प्रोफेसर बनना है, तो तय मानिएगा कि आप लगातार ऐसे विचारों को दोहराते रहें, ऐसे विचारों पर दृढ़ निश्चय कर ले, तो ऐसी ही परिस्थितियाँ, ऐसी ही घटनाएं और ऐसे ही लोग आपके सामने प्रस्तुत हो जाएंगे जो कि आपका पूरा समर्थन करेंगे, सहयोग देंगे और एक दिन आप वहीं तक पहुंच जाएंगे। मैं स्वयं मेरे ऊपर उदाहरण दे सकता हूं क्योंकि मैंने बीए फर्स्ट ईयर के अंतर्गत ही तय कर लिया था कि मुझे कॉलेज लेक्चरर बनना है। बेटा वही घटनाएं, परिस्थितियां और लोग मेरे सामने आ गए कि उसके अनुरूप में आगे बढ़ता रहा और आज यहाँ तक पहुँच गया। इसलिए फिर से कह रहा हूँ, विचारी वस्तु बन जाया करते हैं। नोट करें, विचारी वस्तु बन जाते हैं। आपका जैसा विचार होगा वैसे बन जाएंगे। आपके विचार नकारात्मक होंगे तो आप हमेशा पीड़ित रहेंगे, परेशान रहेंगे। आपके विचार सकारात्मक होंगे, आप हमेशा सुखी रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे। ये तय है, सत्य है। यस, अब कभी इसके ऊपर मैं फिर अलग से एक लेक्चर अपलोड करूँगा। आज तो हम चूँकि सब्जेक्ट की बात करते हैं। चलिए बेटा, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रख देना है कि हमको तो ये देखना है कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंतर्गत इन्होंने जो राज्य के कार्यों का व्यापक रूप में वर्णन किया है, तो इस आधार पर कुछ लोग ये कह देते हैं कि भाई कौटिल्य के अर्थशास्त्र में लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मौजूद है या कौटिल्य ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की है, ये बात कह दी जाती है। लेकिन ये ध्यान रखेंगे, कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में जो राज्य के कार्य बताए हैं, ठीक है, उन्होंने राज्य के व्यापक कार्य बताए हैं, जन कल्याणकारी कार्यों की चर्चा भी की है, लेकिन आधुनिक समय में जो लोक कल्याणकारी राज्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा अलग है, जबकि कौटिल्य ने राज्य के जो कार्य बताए हैं वो अलग हैं। इसलिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आधुनिक समय की लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मौजूद नहीं है। ये ध्यान रखना है। कैसे, समझें। कौटिल्य ने, नोट करें बेटा,
मैंने यहाँ वो सब बातें नोट कर दी हैं कि इसके आधार पर आप अच्छे से किसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। और अगर आपसे मान लीजिएगा यूपीएससी एग्ज़ाम में, कॉलेज लेक्चरर में, या जो एमए का विद्यार्थी है उससे इसके ऊपर प्रश्न पूछ लिया जाता है और 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है जैसे एमए के विद्यार्थी से, तो आप केवल ये बातें लिख दीजिएगा, 20 में से 19 अंक आएंगे ही आएंगे। क्योंकि ये मैंने अपने स्वयं के भी विचार लिए हैं, कौटिल्य की जो मूल अर्थशास्त्र है इसका भी गहराई से अध्ययन किया है, और उसके बाद में नेहरू जो राइटर हैं, लेखक हैं, यूपी का राइटर है, बिहार का राइटर है, दिल्ली का राइटर, राजस्थान का राइटर, लेखक जो हैं, इन सब का सपोर्ट लेते हुए मैं प्रत्येक लेक्चर तैयार करता हूँ। बेटा ये ध्यान देना है। नोट करें, कौटिल्य ने प्रजा हितकारी कार्यों पर बल दिया। मतलब ये बात तो सत्य है कि कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में राज्य के जो कार्य बताए हैं, राज्य के कार्यों के ऊपर मैंने लेक्चर नंबर 28 अपलोड कर दिया है। लेक्चर नंबर 28 में राज्य कार्यों का मैंने अच्छे से समझा दिया है। तो कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र के अंतर्गत राज्य के जो कार्य बताए हैं उनके आधार पर कहा जा सकता है कि कौटिल्य ने प्रजा हितकारी कार्यों पर बल दिया। अब इन्होंने प्रजा हितकारी या जनहितकारी कार्यों पर बल दिया, तो इसके आधार पर अतः कहा जाता है कि कौटिल्य ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। मतलब इसी आधार पर विद्वानों ने ये कह दिया है, लोगों ने कह दिया है क्या कि भाई कौटिल्य ने लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को प्रस्तुत किया है। मतलब कौटिल्य ने प्रजा हितकारी कार्यों पर बल दिया है, ये बात सत्य है। पिछले लेक्चर में आप देख सकते हैं प्रजा हितकारी कार्यों पर बल दिया और इसके आधार पर कह दिया जाता है कि भाई कौटिल्य ने जो है लोक कल्याणकारी राज्य का अवधारणा को प्रस्तुत किया है। अब हमको ये देखना है कि क्या ये बात सत्य है कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र में लोक कल्याणकारी राज्य का अवधारणा मौजूद है, ये हमें समझना है। आप एक एक बात लेंगे। चलिए, सबसे पहले तो एक विद्वान है डॉक्टर M.L. शर्मा तथा परिपूर्णानंद वर्मा, दोनों के नाम लिखेंगे। डॉक्टर M.L. शर्मा तथा परिपूर्णानंद वर्मा का मत है या कहना है कि अर्थशास्त्र क्या है बेटा? कौटिल्य की रचना, कौटिल्य का ग्रंथ, कौटिल्य का गौरवमयी ग्रंथ है। यस, मत है कि अर्थशास्त्र ने राज्य के जो कार्य बताए हैं, राज्य के कार्यों को मैंने लेक्चर नंबर 28 में अच्छे समझा दिया है। राज्य के जो कार्य बताए हैं वे आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य से भी अधिक विस्तृत हैं। मतलब इन विद्वानों दोनों का कहना है कि कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में राज्य के जो कार्य बताए हैं ना, वो कार्य इतने ज़्यादा बताए हैं कि आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य से भी अधिक विस्तृत हैं, और ये बात सत्य भी है। आप लेक्चर नंबर 28 देख सकते हैं। ठीक है बेटा, अब आगे बढ़ें। ये तो इन्होंने, इस विद्वान ने कह दिया है, M.L. और परिपूर्णानंद वर्मा ने। ठीक है, लेकिन क्या वाकई कौटिल्य का अर्थशास्त्र में लोक कल्याणकारी राज्य का अवधारणा है? ये हमारा शोध का विषय है, विश्लेषण का विषय है, व्याख्या का विषय है, विवेचना का विषय है। समझें, कौटिल्य ने स्वीकारा है, अर्थात कौटिल्य ने स्वयं ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में स्वीकार किया है, अपना मत दिया है, विचार दिया है, स्वीकारा है कि राज्य एक आदर्श, नोट करें, राज्य एक आदर्श सामाजिक राज्य व्यवस्था, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था, फिर से बोल रहा हूँ, कौटिल्य ने स्वीकारा है कि राज्य एक आदर्श सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था, पूरा बोल रहा हूँ मैं, सामाजिक मतलब सामाजिक, राजनीतिक, सामाजिक राजनीतिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, पूरा लिखेंगे, सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करके 4 पुरुषार्थों की सिद्धि में सहायक होता है। अब मैं समझाऊंगा इसको। कौटिल्य ने स्वयं ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में स्वीकार किया है दैट कि क्या राज्य एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करके, मतलब राज्य के द्वारा एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करके 4 पुरुषार्थों, 4 पुरुषार्थ होते हैं ना, चारों पुरुषार्थों की सिद्धि में सहायक होता है। अर्थात वास्तविक रूप में देखा जाए तो 4 पुरुषार्थ कौन से होते हैं बेटा? मैंने मनु समझाया तो उस समय बताया था, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मनु ने धर्म को प्रथम स्थान दिया है, कौटिल्य ने अर्थ को प्रथम स्थान दिया है, ये भी ध्यान रखना है। मैं क्रम से समझाता आ रहा हूँ, ये सारी बातें आपको बता दी है। तो 4 पुरुषार्थों की सिद्धि में सहायक होता है। मतलब यहाँ कौटिल्य ने स्पष्ट रूप में कह दिया है कि राज्य एक आदर्श सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना करके
चारों पुरुषार्थों की सिद्धि में सहायक होता है, अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों की सिद्धि में सहायक होता है। अब इससे व्यापक राज्य के कार्य और हो ही क्या सकते हैं। धर्म, अर्थ, काम और यहाँ तक कि मोक्ष की बात भी जो है कौटिल्य कर रहे हैं। यस, चार पुरुषार्थों के नाम मैंने बता दिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट्स। अब यहाँ इस विषय पर मतभेद है, किस विषय पर, नोट करें, इस विषय पर मतभेद है कि कि कौटिल्य का राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप है अथवा नहीं। ये मूल बात समझनी। अब यहाँ से ये बात शुरू हो रही है, जो हम आज का टॉपिक ले रहे हैं यहाँ से शुरू हो रहा है। क्या कि इस विषय पर मतभेद है कि कौटिल्य का राज्य, कौटिल्य का राज्य लोक कल्याणकारी राज्य का अवधारणा के अनुरूप है अथवा नहीं। मतलब कौटिल्य का जो राज्य है, अर्थशास्त्र में राज्य के जो कार्यों का उल्लेख किया है, तो क्या कौटिल्य का राज्य वास्तविक रूप में जो है लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुरूप है या नहीं। क्या आधुनिक समय में लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, जो लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ बताया जाता है, जो इसकी विशेषताएं बताई जाती है, गुण दोष बताए जाते हैं, क्या आधुनिक समय का लोक कल्याणकारी राज्य जो है वह लोक कल्याणकारी राज्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में है। क्या कौटिल्य का राज्य लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का अनुरूप है अथवा नहीं है। हाँ, ना, है या नहीं है, ये समझना है। चलिए, सबसे पहले तो समझे आप कि वस्तुतः लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आधुनिक अवधारणाओं में से एक है। राज्य के संबंध में दुनिया भर की अवधारणाएं हैं, तो उन आधुनिक अवधारणाओं में से लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी एक अवधारणा है। अवधारणा आधुनिक अवधारणाओं में से एक है और इसके ऐसे सुनिश्चित लक्षण हैं जो अर्थशास्त्र में उपलब्ध राज्य के आधारभूत लक्षणों से मेल नहीं खाते। मतलब आधुनिक समय में जो लोक कल्याणकारी राज्य है, उस लोक कल्याणकारी राज्य के ऐसे लक्षण हैं कि वो लक्षण कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के कार्यों का जो उल्लेख किया है, या कौटिल्य ने अपने राज्य का जो उल्लेख किया है, राज्य के कार्यों का जो वर्णन किया है, बेटा वो लक्षण कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं मिलते हैं, या कौटिल्य के राज्य के जो कार्य बताए हैं उसके अंतर्गत नहीं मिलते हैं। यस, अब डिफरेंस हो गया, तो इसका मतलब गैप है। आधुनिक समय का जो लोक कल्याणकारी राज्य है, या आधुनिक समय की जो लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, वह कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उपलब्ध नहीं है। डिफरेंस है थोड़ा, माना इन्होंने जनहित के कार्यों की बात की है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है। क्या अंतर है, चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। आधुनिक अवधारणाओं में से एक है और इसके ऐसे सुनिश्चित लक्षण हैं जो अर्थशास्त्र में उपलब्ध राज्य के आधारभूत लक्षणों से मेल नहीं खाते। अब वो क्या क्या चीज़ है, तो सबसे पहले तो एक विद्वान है हॉब्समैन, क्या हॉबमैन भी कह सकते हैं इसको। हॉबमैन कह रहे हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य दो अतियों के बीच एक समझौता है जिसमें एक और साम्यवाद है और दूसरी ओर अनियंत्रित व्यक्तिवाद है। मतलब वास्तविक रूप में हॉबमैन कह रहे हैं कि लोक कल्याणकारी राज्य दो अतियों के बीच, एक तरफ एक छोर पे साम्यवाद है और दूसरे छोर पर अनियंत्रित व्यक्तिवाद है। मतलब एक तरफ साम्यवाद, दूसरी तरफ अनियंत्रित व्यक्तिवाद, मतलब एक तरफ स्वतंत्रता और दूसरी तरफ समानता। तो इन दोनों छोरों के बीच की स्थिति है लोक कल्याणकारी राज्य। एक तरफ स्वतंत्रता होगी, एक तरफ समानता। कैसे भाई, साम्यवाद समानता की बात करता है, अनियंत्रित व्यक्तिवाद स्वतंत्रता की बात करता है। और देखो, राजनीति विज्ञान की मूल समस्या यही है कि स्वतंत्रता और समानता के मध्य सामंजस्य कैसे बिठाया जाए। जिस देश के अंतर्गत स्वतंत्रता और समानता में सामंजस्य बिठा दिया जाता है, वह राज्य व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ होती है। दोनों में से किसी एक की अति के ऊपर बल दिया जाता है तो उसका अंत निश्चित है। सोवियत संघ के विघटन का कारण यही है कि वहाँ समानता पर तो बल दिया गया लेकिन स्वतंत्रता को कुचल दिया गया, जबकि होना ही चाहिए कि स्वतंत्रता और समानता में सामंजस्य स्थापित किया जाए। स्वतंत्रता और समानता में सामंजस्य कैसे स्थापित किया जाए, इसके ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप प्लेलिस्ट में पॉलिटिकल थ्योरी में देख सकते हैं। पॉलिटिकल थ्योरी में मैंने लगभग 280 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, आप देख सकते हैं इसको। ठीक है बेटा, चलिए अब ये दो अतियों के बीच में हो गया। अब मूल बात ये आती है कि आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य जो है ये क्या है, इसके क्या लक्षण है और क्या कौटिल्य के राज्य में बातें मिलती हैं। अब यहाँ से शुरू करेंगे। आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य राजनीतिक क्षेत्र में नोट करें, राजनीतिक क्षेत्र में देखो, ये राजनीतिक क्षेत्र लेंगे, सामाजिक क्षेत्र लेंगे, आर्थिक क्षेत्र लेंगे और अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र लेंगे। ठीक है, चार बिंदु के आधार पर इसको समझाऊंगा मैं कि
कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है, तो इसके आधार पर आप ये देखेंगे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आधुनिक समय के लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मौजूद नहीं है। कैसे? राजनीतिक क्षेत्र में जो आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य है वो उदार संविधानवाद की बात करता है। उदार संविधानवाद के ऊपर मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है अच्छे से। उदार संविधानवाद के ऊपर लगभग मैंने 5-6 लेक्चर अपलोड कर रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। किसमें? पॉलिटिकल थ्योरी में। यस, उदार संविधानवाद लोकतांत्रिक शासन व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का समर्थक है। मतलब आधुनिक जो लोक कल्याणकारी राज्य है बेटा वो राजनीतिक क्षेत्र की बात करते हैं, तो राजनीतिक क्षेत्र में ये उदार संविधानवाद का समर्थक है, लोकतांत्रिक शासन का समर्थक है और व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का समर्थक है। जबकि कौटिल्य के राज्य की बात की जाती है तो कौटिल्य का राज्य ना तो उदार संविधानवाद की बात करता है ना लोकतांत्रिक शासन की बात करता है, क्योंकि ये तो राजतंत्रात्मक शासन प्रणाली की बात करता है। कौटिल्य तो राजतंत्रीय शासन प्रणाली का समर्थक है और इसी के साथ में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का समर्थक। तो कौटिल्य ने व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की बात भी नहीं की है, कौटिल्य ने तो व्यक्ति करते हुए की बात की है। तो इसके आधार पर कहा जा सकता है कि राजनीतिक क्षेत्र के आधार पर हम ये कहेंगे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य का अवधारणा मौजूद नहीं है। ये तो राजनीतिक क्षेत्र की बात होगी। आगे आप सामाजिक क्षेत्र में देखेंगे। सामाजिक क्षेत्र में आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वह व्यक्ति की सामाजिक समानता तथा समाज की खुली व्यवस्था। बेटा ध्यान दें, मतलब जो आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य है, आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य है बेटा, वो सामाजिक क्षेत्र में एक तो व्यक्ति की सामाजिक समानता को स्वीकार करता है। सामाजिक क्षेत्र में व्यक्ति की समानता को स्वीकार करता है या व्यक्ति की सामाजिक समानता को स्वीकार करता है। आप देखें तो जाति के आधार पर है, भाषा के आधार पर, मतलब किसी प्रकार का कोई संविधान में जो है अंतर नहीं माना गया है। बेसिकली अगर हम व्यवहार की बात करते हो तो वहाँ भले ही होता हो लेकिन सैद्धांतिक रूप में ऐसा नहीं है। तो वास्तविक रूप में सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत तो क्या किया जाता है, व्यक्ति की सामाजिक समानता की बात की जाती है और समाज की खुली व्यवस्था की बात की जाती है। ओपन सिस्टम, ओपन सोसाइटी, अर्थात समाज की खुली व्यवस्था होती है। जबकि आप कौटिल्य की बात करते हैं तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत व्यक्ति की सामाजिक समानता की बात नहीं की गई है, क्योंकि वहाँ वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो अपने अपने क्षेत्र तक सीमित रहेंगे, हैं, अपने अपने क्षेत्र तक वो कार्य करेंगे। और दूसरी तरफ समाज की खुली व्यवस्था, तो जो वर्ण व्यवस्था है वो खुली व्यवस्था थोड़ी है, वो खुला समाज थोड़ी है, तो बंद समाज है, वर्ण व्यवस्था है, आश्रम व्यवस्था है। तो निश्चित रूप में कहा जा सकता है कि जो कौटिल्य है, कौटिल्य ने सामाजिक क्षेत्र में व्यक्ति की सामाजिक समानता के ऊपर बल नहीं दिया है। इसी के साथ में समाज की खुली व्यवस्था नहीं है बल्कि बंद व्यवस्था की बात की है। किसने? कौटिल्य ने। तो डिफरेंस हो गया दोनों में, आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य और कौटिल्य के राज्य के अंतर्गत अंतर हो गया। तीसरा, आर्थिक दृष्टि से आप देख सकते हैं कि कौटिल्य क्या कहते हैं और आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य क्या कहता है। तो आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य रोजगार की गारंटी की बात करता है, न्यूनतम जीवन स्तर की व्यवस्था की बात करता है, जबकि कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में अपने राज्य के बारे में रोजगार की गारंटी और न्यूनतम जीवन स्तर की व्यवस्था की कोई बात नहीं की है। तो ये भी अंतर हो गया। तो हम कह सकते हैं कि भाई कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मौजूद नहीं है या राज्य की लोक कल्याणकारी अवधारणा मौजूद नहीं है। डिफरेंस है। आगे अब अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र को देख सकते हैं आप। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र के अंतर्गत आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की बात की जाती है। जैसे भारत का संविधान उठा करके देखें आप, स्पष्ट रूप में कहा गया है कि हमारी जो विदेश नीति होगी, विदेश नीति का आधार शांति होगा, हम आक्रामक रवैया नहीं अपनाएंगे। हमारे संविधान में भी साफ रूप में लिखा गया है। यस। तो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जो ये आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य है ना, ये शांति, सद्भाव एवं सह अस्तित्व की नीति के पालन पर बल देता है। मतलब जो आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य है वो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में शांति, सद्भाव एवं सह अस्तित्व की नीति के पालन पर बल देता है। अच्छा, जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य के बारे में क्या लिखा गया है? कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के बारे में क्या कहा है कि जो विजिगीषु राज्य होगा, विजिगीषु राजा होगा, भाई राज्य मंडल का सिद्धांत दिया है ना इन्होंने, और राज्य मंडल के सिद्धांत में 12 राज्य बताए। मंडल का मतलब होता है समूह, राज्य, राज्यों का समूह, राज्य मंडल, मंडल मतलब समूह, राज्यों का समूह। तो राज्यों के समूह में कितने राज्य बताए इन्होंने बेटा? 12 राज्य बताए हैं।
मैंने मनु का राज्यमंडल का सिद्धांत समझा दिया अच्छे से, कौटिल्य की चर्चा आगे आएगी। 12 राज्यों के केंद्र में कौन होता है? विजिगीषु राजा। विजिगीषु राजा का मतलब होता है विजय की इच्छा रखने वाला राजा। अब जो राज्य मंडल है इसमें विजिगीषु राजा होता है, तो विजिगीषु विजय की इच्छा रखने वाला जो राजा होता है वह लगातार अपनी सीमाओं में वृद्धि का प्रयास करता है, और इसके लिए वह 60 गुण नीति का प्रयोग करता है। 60 गुण नीति में 6 गुण या 6 मंत्र होते हैं: संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वंद्विभाव, आश्रय, संश्रय। फिर से बोल रहा हूँ, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वंद्विभाव, आश्रय। फिर से बोल रहा हूँ, संधि, विग्रह, यान, आसन, द्वंद्विभाव मतलब दोहरे नीति, संश्रय या आश्रय है, ये 6 गुणी मंत्र होगा। और नीति के 4 उपाय की बात करता है: साम, दाम, भेद, दंड। क्रम यही होना चाहिए, साम, दाम, भेद, दंड। दंड का प्रयोग अंत में होगा, साम, दाम, भेद, दंड। तो इनके आधार पर विजिगीषु जो राजा होता है, इसके बारे में अर्थशास्त्र में लिखा गया है कि वह लगातार अपनी सीमाओं में वृद्धि का भी प्रयास करे। तो इसका मतलब यहाँ कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अंतर्गत राज्य के बारे में ये साफ कह दिया गया है कि वह अपनी सीमाओं का विस्तार करे। इसका मतलब ये साम्राज्यवाद और विस्तारवाद की नीति के समर्थक थे, जबकि आधुनिक समय का लोक कल्याणकारी राज्य साम्राज्यवाद और विस्तारवाद की नीति का विरोधी है। अंतर हो गया? यस। आगे जो आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य है, यह है मतलब बेटा आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य। बेटा समझना है, यहाँ औपचारिकता नहीं निभानी है हमें। यह है मतलब आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य। आप लिख सकते हैं पूरा, आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य। यह है अपनी प्रकृति से, मतलब आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य अपनी प्रकृति से लौकिक राज्य है। लौकिक, पारलौकिक नहीं, लौकिक राज्य है और धर्मनिरपेक्षता की नीति का पालन करता है। मतलब आधुनिक जो लोक कल्याणकारी राज्य है वो परलोक की बात नहीं करता है, मोक्ष की बात नहीं करता है। जबकि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें राज्य के 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं। 4 पुरुषार्थों की चर्चा की गई है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। मोक्ष की बात भी की गई है। तो लौकिक राज्य है और धर्मनिरपेक्षता की नीति का पालन करता है। मतलब आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य वास्तविक रूप में जो अपनी प्रकृति से एक लौकिक राज्य है, पारलौकिक राज्य नहीं है, और धर्मनिरपेक्षता की नीति का पालन करता है। इसका मतलब ये किसी भी राज्य जो होगा, किसी भी मजहब, पंथ विशेष का जो है साथ नहीं देगा, किसी भी मजहब, पंथ विशेष को जो है महत्व नहीं देगा। बेटा वैसे देखा जाए ना, धर्म जो शब्द है ना, धर्म शब्द बड़ा व्यापक अर्थ है, और धर्म शब्द का जब अर्थ लेते हैं ना, तो धर्म शब्द के अर्थ 4 प्रकार के होते हैं। अब मैं ये जब आपको आगे भारत का संविधान पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा बता देता हूँ। धर्म का जो अर्थ होता है ये वास्तव में 4 प्रकार के होते हैं। धर्म का पहला अर्थ होता है धर्म स्वभाव के रूप में, जैसे अग्नि का स्वभाव होता है क्या? प्रकाश, उष्णता, जलाना। तो स्वभाव, पहला धर्म का अर्थ लेता है स्वभाव के रूप में। दूसरा अर्थ लिया जाता है कर्तव्य के रूप में। किसके रूप में? कर्तव्य के रूप में। कर्तव्य के रूप में। फिर से बोल रहा हूँ, पहला धर्म का अर्थ लिया जाता है स्वभाव के रूप में। दूसरा यस कर्तव्य के रूप में लिया जाता है, नोट कर लिया। तीसरा पंथ, मजहब के रूप में लिया जाता है। चौथा साधना पद्धति के रूप में लिया जाता है। तो यहाँ पर जो धर्म का अर्थ लिया जा रहा है वह मजहब, पंथ के रूप में लिया जा रहा है यहाँ पर। इसलिए इसको कहा है धर्म निरपेक्षता की नीति का पालन करता है। मतलब आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य है वो धर्म निरपेक्षता की नीति का मतलब ये है कि किसी पंथ विशेष को, मजहब विशेष को महत्व नहीं दिया जाएगा। ये ध्यान रखना है आपको। धर्म का एक अर्थ कर्तव्य होता है, तो यहाँ पर कर्तव्य की बात नहीं की गई। कोई भी व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेगा, ऐसा कैसे हो सकता है? कोई व्यक्ति नैतिकता का पालन नहीं करेगा, नहीं, ये नहीं है इसका अर्थ। सिर्फ मजहब और पंथ विशेष की बात है यहाँ। तो धर्म निरपेक्षता की नीति का पालन करता है आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य। तो भारत के अंतर्गत आप देख सकते हैं धर्म निरपेक्षता को अपनाया गया है। अपनाया गया कि नहीं अपनाया गया? अपनाया गया है। नेक्स्ट, लोक कल्याणकारी राज्य शक्ति की राजनीति, साम्राज्यवाद, विस्तारवाद की विरोधी अवधारणा है। अर्थात आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है वह शक्ति की राजनीति, साम्राज्यवाद, विस्तारवाद की विरोधी अवधारणा है। जबकि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राज्य को शक्ति की राजनीति के बारे में बताया गया कि विजिगीषु राज्य लगातार ये प्रयास करेगा क्या कि उसकी सीमाओं का विस्तार हो, लगातार प्रयास करेगा। तो शक्ति की राजनीति की बात की गई है और ये कहा गया है कि विस्तार करेगा सीमाओं का। तो साम्राज्यवाद, विस्तारवाद की नीति का भी जो अर्थशास्त्र में समर्थन किया गया है, जबकि आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत इसका समर्थन नहीं किया गया है। अंतर हो गया। कौटिल्य क्या कह रहा है, आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य क्या कह रहा है। ठीक है बेटा। अच्छा, आगे अब हम निष्कर्ष तक पहुंचेंगे।
कौटिल्य और आधुनिक लोक कल्याणकारी, बेटा नोट करें, कौटिल्य और आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य में ऐतिहासिक एवं सैद्धांतिक पृष्ठभूमि में अंतर है। मतलब कौटिल्य के राज्य में और आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य में ऐतिहासिक दृष्टि से और सैद्धांतिक पृष्ठभूमि की दृष्टि से अंतर है। वैसे मैंने पीछे सारी बातें समझा दी हैं, लेकिन फिर भी यहाँ सारूप में ले लेंगे। अंतर है क्या? कौटिल्य का राज्य सामंती अर्थव्यवस्था की युग का राज्य है। नोट करें, कौटिल्य का राज्य सामंती अर्थव्यवस्था के युग का राज्य है। फिर से बोल रहा हूँ, कौटिल्य का राज्य सामंती अर्थव्यवस्था के युग का राज्य है, जबकि आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य उदार संविधानवाद, लोकतंत्रीय शासन प्रणाली और मौलिक अधिकारों के युग का राज्य है। अगला, कर्तव्यों में विश्वास रखता है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो कौटिल्य का राज्य है वो कर्तव्यों में विश्वास रखता है, जबकि आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य मौलिक अधिकारों में विश्वास रखता है। मैंने यहाँ बताया भी है, मौलिक अधिकार राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार में विश्वास रखता है। तो आप देख सकते हैं भारत के संविधान मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, संविधान के भाग 3 के अंतर्गत किया गया है कि नहीं किया गया? चलिए आगे, यहाँ तक हो गया। आगे आप देखते हैं, सामाजिक क्षेत्र में बंद समाज का समर्थक। कौटिल्य का जो राज्य है वो सामाजिक क्षेत्र में क्लोज सोसाइटी, बंद समाज का समर्थक है। चूंकि यहाँ पर वर्ण और आश्रम व्यवस्था की बात की गई, 4 वर्ण है, 4 आश्रम, प्रत्येक व्यक्ति अपने वर्ण धर्म का पालन करेगा, प्रत्येक व्यक्ति अपने आश्रम धर्म का पालन करेगा। तो आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के अंतर्गत तो क्या है? खुली व्यवस्था है। मतलब हम कहेंगे कि सामाजिक क्षेत्र में खुला समाज है, जबकि कौटिल्य का जो राज्य है उसमें जो है सामाजिक क्षेत्र में बंद समाज का समर्थन किया इन्होंने, क्योंकि वर्ण और आश्रम व्यवस्था की बात की है, वर्ण धर्म और आश्रम धर्म की बात की है। 4 वर्ण होते हैं, 4 आश्रम होते हैं। 4 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। प्रत्येक आश्रम की जो कालावधि होती है 25 वर्ष होती है। तो एक आश्रम की कालावधि 25 वर्ष होगी, 4 आश्रम हो गए तो 25 गुना 4 टोटल 100 वर्ष हो गए। इसका मतलब उस समय व्यक्ति की औसत आयु 100 वर्ष मानी जाती। तो ये कहा जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति यदि आश्रम के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करेगा तो वह निश्चित रूप में 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। आगे, पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं, अर्थात कौटिल्य का जो राज्य है वास्तविक रूप में पूर्ण रूप में धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, जबकि आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य है। क्योंकि वास्तविक रूप में ये आधुनिक लोक कल्याणकारी लौकिक राज्य है, ये किसी मोक्ष की बात नहीं करता है। जबकि कौटिल्य का राज्य पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि कौटिल्य का राज्य या कौटिल्य अर्थशास्त्र में मोक्ष और पारलौकिक जीवन में विश्वास किया, अर्थात कौटिल्य मोक्ष की और पारलौकिक जीवन की चर्चा करता है। कौटिल्य मोक्ष में और पारलौकिक जीवन में विश्वास करता है। तो ये कहा जा सकता है कि कौटिल्य पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात नहीं करता है, या कौटिल्य का राज्य पूर्ण धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है, जबकि आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य पूर्ण रूप में धर्मनिरपेक्ष राज्य है। चलिए आगे, साम्राज्यवाद एवं विस्तारवाद की नीति में विश्वास रखता है कौटिल्य का राज्य। चूंकि कौटिल्य ने अपना जो राज्य मंडल का सिद्धांत दिया है, जब हम कौटिल्य का परराष्ट्र संबंध का सिद्धांत या कौटिल्य का अंतर्राज्य संबंधों का सिद्धांत समझाएंगे तो वहाँ पर ये बात व्यापक रूप में बता दी जाएगी। इन्होंने जो अपना राज्य मंडल का सिद्धांत दिया है, राज्य मंडल मतलब समूह, तो राज्यों का जो समूह है उसमें 12 राज्य बताए हैं। 12 राज्यों के केंद्र में विजिगीषु राजा होता है। विजिगीषु राजा का मतलब होता है विजय की इच्छा रखने वाला राजा, और जो विजय की इच्छा रखने वाला राजा होता है वह लगातार अपनी सीमाओं में विस्तार का प्रयास करता है। इसके लिए वह 60 गुण नीति का भी प्रयोग करता है, नीति के 4 उपायों का भी प्रयोग करता है। 60 गुण मंत्र या 60 गुण नीति, 60 गुण नीति मतलब जैसे संधि, विग्रह, यान, आसन, दधिभाव, संश्रय। नीति के 4 उपाय में साम, दाम, भेद, दंड आते हैं, तो इन सब का प्रयोग करता है समय और परिस्थिति के हिसाब से, है ना। तो वास्तविक रूप में यहाँ विजिगीषु राजा अपनी सीमाओं के विस्तार के ऊपर विशेष ध्यान देता है, और कौटिल्य सामने भी कहा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि साम्राज्यवाद विस्तारवाद की नीति में विश्वास रखता है। मतलब कौटिल्य का जो राजा होता है वो साम्राज्यवाद विस्तारवाद की नीति में विश्वास रखता है, जबकि आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य साम्राज्यवाद विस्तारवाद की नीति में विश्वास नहीं रखता है, इसका विरोधी है। डिफरेंस हो गया, अंतर हो गया। यस बेटा। अब लास्ट में क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि सच्चाई क्या है। फिर मैंने यहाँ लिखा है, कौटिल्य के राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य के स्थान पर जनहित संवर्धक राज्य कहना उचित प्रतीत होता है। अर्थात इन सब बातों का अध्ययन करने के बाद में, इन सब का विश्लेषण निकालने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा उपलब्ध नहीं है। अतः
ये सत्य है कि कौटिल्य ने अपनी रचना अर्थशास्त्र में जनहितकारी कार्यों की चर्चा की है। जनहितकारी कार्यों की चर्चा तो की है, लेकिन केवल इस आधार पर इसको लोक कल्याणकारी राज्य का उदाहरण नहीं कहा जा सकता। क्या कहा जा सकता है, नोट करें। कौटिल्य के राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य के स्थान पर, नोट करें, लोक कल्याणकारी राज्य के स्थान पर जनहित संवर्धक, नोट करें बेटा, ये जनहित संवर्धक राज्य, जनहित, जनहित, जनता के हित की वृद्धि, जनता के हितों को ध्यान में रखना, जनहित से संबंधित कार्य तो करेगा, ये तो अर्थशास्त्र में साफ लिखा गया है, लेकिन इसको लोक कल्याणकारी राज्य नहीं कह सकते हैं। क्या कहेंगे, इसको जनहित संवर्धक राज्य कहना उचित प्रतीत होता है। फिर से बोल रहा हूँ, आप लिखेंगे यहाँ निष्कर्ष रूप में, सार रूप में, संक्षेप में ये कहा जा सकता है कि, नोट करें, कहा जा सकता है कि कौटिल्य के राज्य को या कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में राज्य के कार्यों का जो उल्लेख किया उसके आधार पर कौटिल्य के राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य के स्थान पर, मतलब ये लोक कल्याणकारी राज्य ना कह करके उसके स्थान पर जनहित संवर्धक राज्य कहें तो ये श्रेष्ठ होगा, उचित होगा। तो नोट करें, कौटिल्य के राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य के स्थान पर, क्या कहा मैंने, लोक कल्याणकारी राज्य के स्थान पर जनहित, जनता के हित का संवर्धक, जनहित संवर्धक राज्य कहना उचित प्रतीत होता है। ये इसका जो है निष्कर्ष हो गया, और इसके आधार पर आप जो है इस टॉपिक को आसानी से समझ सकते हैं कि भाई अर्थशास्त्र और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, अर्थात कौटिल्य का अर्थशास्त्र में क्या लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मौजूद है? क्या कौटिल्य का राज्य लोक कल्याणकारी, आधुनिक समय के लोक कल्याणकारी राज्य का अनुरूप है? क्या कौटिल्य का राज्य आधुनिक समय की लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का अनुरूप है? तो अंत में कहा कि कौटिल्य ने जनहित के कार्यों की बात तो की है, लेकिन केवल इस आधार पर कौटिल्य के राज्य को लोक कल्याणकारी राज्य नहीं कहा जा सकता। केवल इसको जनहित संवर्धक राज्य कहें तो वह उचित होगा और श्रेष्ठ होगा। अब इसके ऊपर किसी भी रूप में आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है, गलती नहीं होनी चाहे, किसी भी रूप में घुमा फिरा करके प्रश्न पूछा जा सकता है। ये सब बातें क्लियर होने के बाद में आपको कतई भयभीत होने की ज़रूरत नहीं है। बेटा ये हो गया आज का हमारा लेक्चर कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना का नाम है, कौटिल्य अर्थशास्त्र और लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, मतलब कौटिल्य के अर्थशास्त्र में आधुनिक समय के लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा मौजूद है या नहीं। मुझे विश्वास है ये बात आप अच्छे से समझ गए। यस बेटा, ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।